चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये बताओ कि कल हम लोग सवाल लगा रहे थे इसी से रिलेटेड, कितने सवाल लगाए थे? दो सवाल लगाए थे। सबको समझ में आया था? ठीक है, तो बताओ मुझे एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। वर्क के बारे में बताओ, वर्क क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाया तो बल डिफ्लेक्शन पता है? किसका सर? कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसी बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। कल कार्य के बारे में हम लोगों ने बताया था। ठीक है, फटाफट एक बार देख लो फिर से। कोई वस्तु है, उस पर आप बल लगा दीजिए। अगर उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया, कोई विस्थापन हो गया, तो जो आप उस पर बल लगाएंगे और जब विस्थापन होगा उन्हीं का गुणनफल क्या होता है? कार्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होता है ना। लेकिन एक कंडीशन ये है कि ये जो कंडीशन होती है वो थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए होती है, क्योंकि जो कार्य का विशेष मात्रक होता है वो क्या होता है? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो बल हम लोग अप्लाई करते हैं वो अलग अलग एंगल्स पे अप्लाई करते हैं, तो विस्थापन भी अलग अलग एंगल्स पे होता रहता है। इस एंगल्स के हिसाब से इस कार्य का मान निकलता रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने सवाल कुछ प्रैक्टिस किए थे ना। चलो इसी टर्म्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। एक सवाल है आपके सामने कि कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, सवाल क्या है? कार्य का मात्रक होता है। तो बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है? ठीक है, ये तो बहुत आसान सवाल है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? जूल या न्यूटन मीटर। जूल या न्यूटन मीटर। दूसरा दे रखा है न्यूटन। तीसरा दे रखा है वाट या जूल सेकेंड। चौथा दे रखा है किलोवाट। सिंपली आप इसमें से ऑप्शन देखो तो न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। किसका मात्रक होता है? क्योंकि F बराबर क्या होता है? mg। और वाट या जूल सेकेंड किसका मात्रक है? बताओ। पावर का। P बराबर क्या होता है? W/T। और W का मात्रक यहाँ क्या होता है? जूल बटा सेकेंड। अब जरा मुझे ये बताओ जूल बटा सेकेंड। ठीक है, यहां लिखा है जूल सेकेंड, यहां लिखा है जूल बटा सेकेंड। तो वाट या जूल, ये ऑप्शन गलत दिया है। यहां क्या होना चाहिए था? जूल प्रति सेकेंड, तभी तो वाट होगा इसका मात्रक। ठीक है, क्योंकि पावर का ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अब पावर का ही दूसरा मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जूल सेकेंड नहीं होता है। तो या का मतलब है या तो ये या तो ये, तो जूल इंटू सेकेंड नहीं होगा ना। जूल इंटू सेकेंड होने का मतलब है कि वो मात्रक फिर किसका हो गया? W इंटू टी। और W की जगह हम क्या लिख सकते हैं? F इंटू टी। और यह हमारी क्या है? तो भी चाल बराबर दूरी बटा, नहीं तो ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। चलो आगे देखते हैं हम लोग। किलोवाट किसका मात्रक है? किलोवाट किसका मात्रक है? शक्ति का। ये भी अगर कोई छोटा वाट लेते हैं, जैसे बल्ब वगैरह ले रहे हैं तो वाट में रहेगा ना, और किलोवाट में लेना चाहेंगे, जैसे कोई मशीन वगैरह ले रहे हैं तो उसकी जो क्षमता होती है वो किलोवाट में होती है। ठीक है, अच्छा आप एक और होता है आपका, जैसे किलोवाट हॉर्स पावर भी होता है, अश्व शक्ति ना। ये सब चीज़ें भी आपको पढ़ाई गई हैं, नहीं समझ में आ रहा है? जैसे रेट निकालते थे ना आप लोग, यूनिट याद करो। हाँ सर जी, यूनिट किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा तो ऊर्जा है। अच्छा सॉरी, ये जो जूल सेकेंड है यहाँ पे, ये एनर्जी का मात्रक बन सकता है ना, क्योंकि किलोवाट या वाट इंटू घंटा। तो वाट इंटू घंटा करो चाहे किलोवाट इंटू घंटा करो, बात तो वही है ना। ऊर्जा बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। नहीं पता, सब बेवकूफ है। सर कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, किस ऊर्जा? अब देखो यहाँ पे जूल या न्यूटन मीटर की हम बात करते हैं। जूल या न्यूटन मीटर की बात करते हैं। इसको देखो तो सिंपली है कार्य का मात्रक जूल। जूल क्यों होता है? क्योंकि जूल साहब ने ही कार्य का क्या किया था? कार्य के बारे में बताया था, कार्य की व्याख्या की थी ना। और न्यूटन मीटर कहाँ से आता है? क्योंकि W बराबर F इंटू डी होता है। F का मात्रक न्यूटन, डी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? जूल या न्यूटन मीटर। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो। इसके बाद
अगला ऑप्शन है आपका सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रश्न है सामर्थ्य, ठीक है, सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए इसका। सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। सामर्थ्य का मतलब क्या हो गया। सामर्थ्य का मतलब पावर, शक्ति। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है वाट या जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन मीटर या जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है किलोवाट घंटा और ऑप्शन नंबर डी है जूल। क्या है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बताइए इसका मात्रक क्या होता है। वाट या जूल प्रति सेकंड। वाट या सामर्थ्य। बुक देना जरा बेटा। हमें कंफर्म ना है पेपर कब आ रहा है। मेरे 2 जन का 17 तारीख से ये कल में बैठा है करवा बात बिना हम सब टाइम भी जब तक फीस नहीं धीरे धीरे ओकरा भी मुझे देना महेंद्र बोल रहा है बाकी पाठक भी दे रहा है बाबूजी भी कर रहा है। लो बेटा पकड़ो। देखिए जो मेरे पास सवाल है इसमें भी वही ऑप्शन है और बुक में भी वही ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन दिया है इस प्रश्न का सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है, इसने दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को सही बता रहा है कि किलोवाट घंटा जो होता है इसका क्या होता है सामर्थ्य का सर ये ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर इसमें भी वही देखा, इसलिए मैंने बुक देखा कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्या इसमें गलती है या उसमें गलती। तो इसमें क्या दे रखा है ऑप्शन आपका किलोवाट घंटा। लेकिन आपको पता है बेटा कि सामर्थ्य जो होता है, सामर्थ्य होता है क्या वास्तव में, P बराबर W/T। सिंपली हम कहते हैं कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ही उसकी क्या कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है ना। एकांक समय में कोई वस्तु या कोई भी मशीन है, मान लो मशीन है, मैं कहता हूँ वो मशीन जो है, मान लो टिल्लू की बात कर लेते हैं जो पानी उठाने वाली होती है, जो घरों में होती है, जो टिल्लू लगी होती है, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करूं, मैं कहूं कि 1 सेकेंड में वो जो है 1000 लीटर पानी ऊपर भेज दे रहा है। 1 सेकेंड में 1000 लीटर पानी ऊपर भेज दे रहा है। तो वो जो 1000 लीटर पानी भेज रहा है मतलब 1000 लीटर पानी भेजने का वो कार्य कर रहा है। तो 1 सेकेंड में वो जितना कार्य कर रहा है वही उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी ना। अब कैपेसिटी यानी क्षमता या सामर्थ्य हो गया। तो यहां से होता है जूल प्रति सेकेंड यानी वाट, या तो वाट होगा या तो किलोवाट होगा, या तो वाट होगा या तो किलोवाट होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखो दे रखा बेटा ये वाट या जूल प्रति सेकेंड, यहाँ दे रखा न्यूटन मीटर या जूल प्रति सेकेंड। तो न्यूटन मीटर तो न्यूटन मीटर देखो दे रखा, न्यूटन मीटर का मतलब ये किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक है बताओ, किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो गया, ये भी ऊर्जा का हो गया या कार्य का मात्रक हो गया ना।
अब हम बात करते हैं वाट या जूल प्रति सेकंड। तो वाट या जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है बताओ? सामर्थ्य का। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। तो इसमें गलती दिया है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। बुक में जो आपका ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। अगले सवाल की बात करते हैं बेटा, दे रखा है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता कहलाती है। प्रश्न है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए इसको? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता कहलाती है। बताओ क्या कहलाएगी? ऊर्जा। ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें? क्या पढ़ रहे हो तुम लोग बेवकूफो? हाँ, कक्षा 6 में कौन पढ़ा दिया तुमको? अच्छा, अब जरा ऑप्शन देखो इसमें क्या क्या दिया है। यार चार चार चीजें एक वो हाथ में लेके पढ़ाने में बड़ा दिक्कत होता है। एक वो ऑप्शन दिया है सामर्थ्य, पैसा हो जाता है तो खुद डिजिटल बोर्ड खरीद लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी है अश्वशक्ति। ऑप्शन नंबर डी है बल। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बल। चलो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? बी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, सवाल को समझो। सवाल का मोटिव क्या है कहने का? सवाल का मोटिव ये है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता कहलाती है। क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। मतलब समझो, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने क्या बताया कि किसी समय में कोई वस्तु कितना कार्य करता है। किसी समय में कोई वस्तु कितना कार्य करता है, यानी कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है? बताओ, कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है? सामर्थ्य या क्षमता। वही तो मैंने बताया ना, आपकी क्षमता कि आप प्रति सेकेंड कितनी दूरी कवर कर पा रहे हैं। आपने 1 किलो भोजन ठूस लिया सुबह सुबह, अब 1 किलो भोजन पेट में चला गया तुम्हारे। अब 1 किलो भोजन ठूस लिया, तुम्हारे पास एनर्जी आ गई ना। अब उस एनर्जी यानी ऊर्जा तुम्हारे पास हो गई, तो अब उस ऊर्जा को तुम नापा जाएगा। तो तुमसे कहा गया कि इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ, तो तुमने प्रति 10 मिनट में 1 चक्कर लगा दिया। प्रति 10 मिनट में आपने क्या किया? 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, फिर 10 मिनट बाद फिर 3 चक्कर लगाया, और उसके बाद क्या हो गया? धराशायी। तो कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि इस लड़के की क्षमता जो है वो कितनी थी? 1 किलो भोजन ठूसने के बाद ही खाली 3 राउंड लगा पाया। तो इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता कितनी थी कि 30 मिनट में ये 3 राउंड इस चक्कर के लगा पाया ना। तो कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है? अब जरा देखो, जब हम बात करते हैं दर की, किसकी? तो कार्य करने की दर। अब दर हमेशा किस में लिखा जाता है? बटे से हमेशा कंपेयर करते हैं। दर को हमेशा किससे कंपेयर करते हैं? जब भी डिफिनीशन में दर आ जाएगा तो टी हमेशा कहाँ होगा? डिवाइड में। ठीक है, अब ये बताओ, ये जरा ये किसके बराबर होगा? ये क्षमता सामर्थ्य के बराबर हो गया। ये क्षमता किसके बराबर हो गया? तो इसका आंसर क्या हो गया? सामर्थ्य। इसका आंसर क्या हो गया? इस क्या हुआ? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा भी तो होती है। किस वस्तु के कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। यही तो खास है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। मेरी बात सुनो, ऊर्जा का सूत्र बताओ हमको, क्या होता है? कौन सी ऊर्जा का सूत्र बताए? नॉर्मल ऊर्जा का कोई सूत्र नहीं होता। तब अब बात को समझो, ऊर्जा जो होती है वो कई प्रकार से होती है, उसका कई प्रकार से डिवाइडेशन होता है। अगर आप के अंदर की जो आप कार्य कर रहे हो, यदि दौड़ने का काम कर रहे हो तो वहां पे कौन सी ऊर्जा जनरेट होगी? गति ऊर्जा। आप बैठे बैठे बस खाली मोटे होते जा रहे हो तो स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो तमाम प्रकार के चीजें जो है वो धीरे धीरे एनर्जी जो होती है वो अलग अलग तरीके से कंजिस्ट होती है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब ऊर्जा का कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है और आपको यहाँ पे दे रहा है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता की बात कर रहा है वो,
फिर से सवाल को समझो। इस ऑप्शन में दिया है सामर्थ्य, ऊर्जा, अश्वशक्ति, बल। तो यहाँ पे ऊर्जा की परिभाषा वो नहीं पूछ रहा है। क्लियर इसमें बात ये लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के, अगर कोई वस्तु है उसकी कार्य करने की क्षमता है तो आप उसको क्या कहोगे? उसकी शक्ति ही तो कहोगे ना। वो सूत्र के रूप में जब आप उसको डिवाइडेशन करोगे तो क्या आएगा? P बराबर W/T। कार्य करने की क्षमता क्या होती है उसकी? फिर कंफ्यूज हो तुम लोग। अरे ऊर्जा और शक्ति में अंतर क्या है? अंतर है, बताओ क्या अंतर है? ऊर्जा और शक्ति में क्या अंतर है? कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जितनी ऊर्जा रहेगी, ऊर्जा को कभी न तो उत्पन्न किया जाता है न तो नष्ट किया जाता है, यही ना बोलते हैं। तो तुम्हारे अंदर जितनी ऊर्जा रहेगी वो दूसरे में रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो तुमने 1 किलो खाना ठूस लिया, तुम्हारे अंदर 10 किलो, मान लो 10 किलो ऊर्जा आ गई, या 10 जूल ऊर्जा आ गई, सॉरी 10 जूल ऊर्जा तुम्हारे अंदर आ गई। अब 10 जूल ऊर्जा तुम्हारे अंदर आ गई तो उसी 10 जूल को तुम 10 मिनट में खर्च करोगे ना, तो वही ऊर्जा किसके बराबर होगी? सामर्थ्य के बराबर होगी कि नहीं? बताओ हमको। हाँ होगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंजेस्टेड ऑप्शन कौन सा है? सामर्थ्य। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मार के आओगे? सर जी जैसे पेपर में पढ़ ला ठीक है। जैसे पेपर में आए पूछे किसी का प्रतिकार करने की क्षमता, अगर सामर्थ्य मार दे गलत न करेंगे। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। गलत करेंगे तो गुरुजी। अरे गलत कैसे कर देगा? गलत कर दिया तो मास्टर नहीं है। और जो मास्टर रहेगा तो गलत कर ही नहीं सकता। तो मास्टर के नाम पे तो फिर मैडम निकल जैसे हमारे बोर्ड पे एक धब्बा दिख रहा होगा वीडियो रिकॉर्डिंग में, वैसे ही मास्टर के नाम पे वो धब्बा है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में धब्बा है। ठीक है, चलो आगे चलते बेटा। एक है सूत्र 12 mv²। किसका सूत्र है? गतिज। किसका सूत्र है? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, नाभिकीय ऊर्जा का। तो आपको पता है 12 mv² किसके बराबर होता है? K। और K क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। ठीक है, बात समझ में आया? आगे बात करते हैं। अगला है कि घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। 4 ऑप्शन है। एक है स्थितिज ऊर्जा, एक है स्थितिज, दूसरा है गतिज, तीसरा है गुरुत्वीय त्वरण, और ऑप्शन नंबर डी है सामर्थ्य। सर जी मतलब सुई घुमान बतावेगा है कि क्योंकि ऑप्शन नंबर डी क्या है? सामर्थ्य। चलो अब हमको ये बताना इसका आंसर क्या होगा। कोई घड़ी है, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। घड़ी देख रहे हो? घड़ी, दुनिया की कोई भी घड़ी होती है वो किस पे चलती है? वो स्प्रिंग पे टिकी होती है। बैटरी देते हैं, बैटरी के माध्यम से वो धीरे धीरे स्प्रिंग एक बार दबती है, फिर एक बार रिलीज होती है, दबती है फिर रिलीज होती है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब वो, या तो फिर हम जब घड़ी को, जब कोई भी घड़ी जब बनाई जाती है तो उसको दबाया जाता है उस स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग को जब दबाया जाता है, यानी घड़ी को चाबी देने में पहले आती होगी, आप देखे होंगे जब घड़ी को चाबी दिया जाता है तो वो स्प्रिंग पे दबाव पड़ता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रह की जाती है, स्टोर की जाती है घड़ी के अंदर? यही सवाल हमसे क्या क्या पूछा है, कौन सी ऊर्जा होती है? बेटा पढ़ोगे लिखोगे तब बनोगे नवाब, और नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो बड़का नवाब बनोगे। ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर लो तनिसा। इतना पढ़ाने के बाद भी ये हाल है। वह नौकरी मिली तो के टैये बना जिंदगी भर, जाना। यही चौराहे खड़ा करा जी तो क्या टाइम नहीं है, यहीं पे आ जाए वालों का। और टाइम पे आता तो है नहीं, तू समय पे क्यों नहीं आता कोचिंग? साइकिल खराब हो गया है गुरुजी, पर डे साइकिल खराब हो जाती है। हमारा सतवर रहे चैन उतर गया है दुकान पर ना तो आवत है, पूछ ले गुरुजी काम बोल। रोज ताजा चलो इस सवाल को देखते हैं। ये भाई सब घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी घड़ी में वो चाबी दिया जाता है या स्प्रिंग में कोई भी एनर्जी डेवलप होती है तो वो हमेशा कौन सी होती है?
स्थितिज ऊर्जा कौन सी होती है? तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जब पढ़ाओ तो नहीं तो सूत्र अला। हाँ, बताइए आप। ये जब भी घड़ी की चाबी, घड़ी को जब भी चाबी देते हैं या उसको ऐडते हैं तो उसमें जो एनर्जी डेवलप होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। और फिर जब वो घड़ी मोशन करने लगती है, पहले घड़ी में देखो, घड़ी को क्या होता है कि घड़ी में चाबी देके फिक्स कर देते हैं, तो उस दौरान जो एनर्जी डेवलप होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। और फिर चाबी के दौरान जब घड़ी चलने लगती है तो जब रिन्यूअल होती है, जो एनर्जी जो निकलती है बाहर, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? गतिज ऊर्जा में। बात समझ में आया? ठीक है, अगला सवाल है बेटा, एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन कि कोई वस्तु है वो पृथ्वी की ओर क्या है? यहाँ पे भूमि है, भूमि यानी धरती माँ। ठीक है, धरती माँ पे ये क्या हो रही है? गिर रही है। तो अगर ये धरती माँ पे गिर रही है तो मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा? उसकी पूछा है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सर ऊपर कम होगी, बीच में सबसे ज्यादा कम इसकी होगी। स्थितिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन आपके पास है, सिंपल सुनिए। बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम वही बना रहेगा या इनमें से कोई नहीं? फिर से बताइए तो सर, प्रश्न फिर से बताइए एक बार। कोई वस्तु है वो ऊपर से भूमि पे नीचे गिर रही है, तो ऊपर से नीचे गिरते समय उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा या वही रहेगा या इनमें से कोई नहीं? ये बाबू पढ़ लो। ठीक है, क्या कर रहे हो? सर पे सबसे ज्यादा अधिक होती है ना। जब नीचे की तरफ होती है गुरुजी, गति स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है किसी वस्तु को नीचे से ऊपर जितना फेंकेंगे, ऊंचाई पे डिपेंड करता है। स्थितिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करता है? ऊंचाई पे। जितना ऊपर उसको उठाएंगे उसमें उतनी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जनरेट होगी ना। और जब उसको ऊपर से नीचे लाएंगे तो उसकी हाइट क्या होगी? कम होगी। तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी कि बढ़ेगी? पढ़ लो, घटेगी। क्या होगा? घटेगी। और कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो धरती पे गिरते हैं, टकराने से पहले उसकी जो वेग होती है वो क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और वेग सबसे अधिक होने का मतलब क्या है? कौन सी ऊर्जा सबसे अधिक हो जाएगी? गतिज ऊर्जा ना। घटेगी ना। हाँ, घटेगी। हाइट घट रही है ना, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। ठीक है, चलो अगला सवाल है, देखो। ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा अधिक राशि है। कैसी राशि है? तब पढ़े रहेगा, याद है। इसको कमेंट सेक्शन में दें। इसमें आपसे पूछा है सदिश है, अदिश है, दोनों प्रकार की है या कोई नहीं है? अधिक सर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, ऑडियंस लोग क्या तो बताइए ये ऊर्जा कैसी राशि है? अधिक सदिश और अदिश राशियों की पहचान करने का बहुत ही अच्छा एक ट्रिक भी होता है परिणाम और ना, दिशा। लेकिन ध्यान दीजिए वो आपको 11 में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूंगा। खैर, पढ़ाया भी है मैंने। यस सर, याद है हमको। तो ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा जो हमारा होता है, एनर्जी जो होती है हमारी, अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हाफ mv²। तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, ठीक है, कोई भी प्रकार की एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है? अदिश राशि होती है। क्या होती है बेटा? बोलो। अदिश राशि होती है। कोई भी एनर्जी हमारी क्या होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हमसे एक चीज पूछा है, किसी पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए। बहुत अच्छा सवाल है ये। कह रहा है किसी पिंड का
द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दुगुना तथा वेग आधा। क्या कर दिया जाए? आधा करने पर गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी आपको यही बताना है। ऑप्शन है आधी, 55 हो गया। चौथाई, दुगुनी, अपरिवर्तित। ठीक है, ये प्रश्न है, आपसे पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसी पिंड का द्रव्यमान दुगुना तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी। ये आपको क्या करना है, बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुरंत बताइए। क्या हो जाएगी इसका उत्तर? क्या हो जाएगा? किताब बंद कर, क्या कर रहा है तू? यहाँ उत्तर देख के बताया कर। जब पढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो बुक क्यों देख रहे हो तुम लोग? प्रश्न यहाँ दिया जा रहा है ना। बिना देखे बताने की कोशिश करो, नहीं तो फिर क्या फायदा पढ़ने का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैसे कैसे आधी कैसे होगी? हाँ बता, आधी कैसे होगी? हाँ बता। तरजीब पिंड का द्रव्यमान दो गुना किए हैं। हाँ और अरे हट गया क्वेश्चन मत देखे दे भैया, तथा बेग आधा कर दिए हैं। हाँ। तरजीब की गति ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी, आप सोचिए घटेगी। मैं क्यों सोचूं? हाँ तो आधी होगी ना। तो आधी क्यों होगी? मैं वो क्यों का जवाब चाहता हूँ। अरे सर जब उसका बेग आप कम कर दिए हैं, हाँ तो वो आधी होगी कि बढ़ेगी? तो आधी ही क्यों होगी? यार हम हाँ, चौथाई नहीं हो सकती? चौथाई हुई। हाँ तो क्यों आधी होगी? चौथाई नहीं हो सकती तो आधी क्यों होगी? देखो ज्यादा बहस मत कर। सर जी जब एक बेग पता है तो बता, ठीक है। पता है तो बताओ भाई। सब ये सब कॉपी चोर है। हाँ। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? कॉपी कट। कॉपी कट। चौथाई होगा, हम क्या बताएं? आधी हो, ठीक है चौथाई होगा। देखो बेटा, सवाल कैसे लगाएंगे? सिंपली हमारे पास फार्मूला क्या होता है? के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। इसमें हमसे कह रहा है कि यदि इसके द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए, तो हम 2m कर दें और वेग को क्या कर दें। तो जैसे ही वेग को आधी करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4, 2 दूना 4। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस हाफ को हटा दूं, क्योंकि हाफ दोनों में क्या है, सेम है। मैं इसको बस ऐसे ही समझाना चाह रहा हूं कंपेयर करके डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया, एम भी स्क्वायर बाई क्या हो गया, यहां सिर्फ क्या था, यहां क्या हो गया, बोलो क्या दिख रहा है वो, आधी दिख रहा है, ये आधी आधी। यहीं पे नहीं हो तुम, यहां आओ बेटा। ये क्या है, पूरा है, एक है, ये क्या हो गया, तो आपको क्या दिख रहा है, इस वाले गतिज ऊर्जा की अपेक्षा ये वाली गतिज ऊर्जा क्या हो गई, आधी हो गई। क्या हो गई, आधी हो गई। बात समझ में आया, ठीक है। बताओ गुरुजी, हम क्या गलत बताओ कहीं? किताब खोले रहे ने, एक ही नहीं बताओ, वो एक को टीपे ना रहेंगे कहीं। बताओ। देखो तुम लोगों की एक बड़ी भारी समस्या ये है ना, हमको समझ में नहीं आता है कि मतलब हमें ये नहीं समझ में आता है कि एक सवाल के लिए जिद कर लिए और तुमको तो पहले अपनी बेइज्जती महसूस होती है। और स्टूडेंट लाइफ में जिसको अपनी बेइज्जती महसूस हुई उसका तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता उसका। अगर स्टूडेंट लाइफ में आपको टीचर ने कुछ कह दिया और आपने उसको अपने ऊपर ले लिया तो वीडियो तो आने नहीं गुरुजी, आना टेंशन। अगर स्टूडेंट वही है, देखो बैठ के पीछे क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है। देखो सिंपली सुन लो। अगर स्टूडेंट लाइफ में आप बातों को लेने लगोगे, गुरु की बातों को ले रहे हो तो समस्या है आपके साथ, बड़ा गड़बड़ काम है। फिर दूसरी बात, और अगर किसी की और बातों को नहीं ले रहे हो तो वो भी एक समस्या है। अगर तुम जा रहे हो बार बार पड़ोसी का लड़का 90% ला रहा है, साला हमारा 90% आ रहा है, तो ताना रोज हमको मिल रहा है, अगर हम उसको नहीं ले रहे हैं तो भी एक समस्या है। नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो जो करने में मन लग रहा है हम उसी में उससे ज़्यादा उखाड़ के दिखाएंगे, और नहीं दिखा पा रहे हैं तब तो भाई चुल्लू भर पानी कहीं हो तो ठीक है ना, कि एक तो 9% पाऊ रहे हैं, उसके बाद जोन करने का मन कर रहा है उसमें भी उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ एक
इतना पढ़ाने के बाद भी अगर इस तरीके के सवाल का उत्तर नहीं लगाओगे, अब बैठ पहले तो तुम लोग के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट नहीं रहता है। इसका सबसे बड़ा एक इफेक्टिव कारण हो गया है सोशल मीडिया। आजकल के बच्चों को मोबाइल मिल जा रही है, हाँ, अब मोबाइल मिल जाने के कारण वो उसी मोबाइल में व्यस्त हो जा रहे हैं। और कोई ज़्यादा थोड़ा पढ़ा रहा है या कोई लड़का होशियार बनेगा तो जाएंगे सोशल मीडिया से कहीं से क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे, कहेंगे दम मत के लगा के देखा है। तो दिक्कत है ना। अगर आप कुछ कर पा रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर एक शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान जैसा बन रहा है तो समझ में आता है ना, लेकिन अगर अब एक झोपड़ी में रहने वाले का लड़का शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहा है तो कैसे समझ में आता है। देखो, बहुत सारे लोग अपना लक लेके पैदा होते हैं, पर बहुत सारे लोगों के पास लक नहीं होता, मेहनत से बनता है। देखो, किस्मत हमेशा दो प्रकार से लिखी जाती है। एक कि आप पहले से आपकी लिखी हो, दूसरी कि आप अपने हाथों से उसको लिख लो। भगवान जन्म देते हैं, बात सही है कि भगवान ने आपको बना के धरती भेज दिया, आपका माता पिता के थ्रू जन्म हो गया, आप धरती पे आ गए। सिंपली आप सोचो कि मात्र एक आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो इस धरती पे हो। इंसानी कीड़े इस धरती पे आप जैसे बहुत पड़े हुए हैं ना, बहुत पड़े हुए कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या हर किसी की किस्मत में भगवान बस लिख के चलेगा, नहीं ये अंबानी बनेगा, ये अंबानी बनेगा, ऐसा तो होता नहीं होगा ना। नॉर्मली ठीक है, अगर हम मान लो सपोज डेट आई बिलीव इन गॉड, अगर मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि हाँ दुनिया को भगवान ने ही रचा है, और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारी किस्मत का लेखा जोखा जो होता है भगवान के पास होता है। तो अगर भगवान ने किस्मत लिख के दिया है तो फिर हाथ क्यों दिए, भेज दिया होता इसी तरह धरती पे। बात समझ रहे कि नहीं। अगर भगवान ने हाथ दिया है तो करने के लिए दिया है। तो कहने का मतलब ये वो लिख के जो भेज दिए सो भेज दिए। देखो, संपत्ति क्या होती है, दो प्रकार से क्रिएट हो जाती है। एक, आपकी किस्मत में अगर बहुत पैसा लिखा है तो वो पैसा आपको मिलेगा, निश्चित रूप से आपको वो पैसा मिलेगा। लेकिन जब वो पैसा मिलेगा तो आप उस पैसे का वहन नहीं कर पाओगे, वो पैसा आपके पास से फिर चला जाएगा, क्योंकि आपके पास कर्म करने का तजुर्बा नहीं है। तो आपको धन मिलेगा लेकिन आप उस धन को बचा नहीं पाओगे। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी किस्मत में धन नहीं लिखा है, सिर्फ धरती पे नॉर्मल उसकी जिंदगी चल रही, हर जगह फेल हो रहा है, तो अगर वो नित्य कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो निश्चित रूप से अपने किस्मत से लिखी हुई चीजों से ज्यादा जरूर पाएगा, एक अच्छी जिंदगी वो जी लेगा। लेकिन अगर मेहनत नहीं कर रहा है और किस्मत में भी कुछ नहीं लिखा है तो जहां है वहीं पड़ा रहेगा। मेहनत करना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि प्रॉब्लम्स इज नॉट योर कैप्टन, यू आर द कैप्टन योर प्रॉब्लम। किसी भी व्यक्ति की समस्या उसका कप्तान नहीं बन सकता। किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्या उसका वो नहीं करेगा कि हाँ इस व्यक्ति को क्या करना है। क्या अब तुम्हारे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स ये बताएगी, प्रॉब्लम्स ये सुनिश्चित करेगा कि तुमको क्या करना है लाइफ में, कि तुम उसके कैप्टन बनोगे कि हमको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करके आगे बढ़ना है। अगर आप एक सक्सेस व्यक्ति बनना चाहते हो तो आपको अपनी समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। आपके अंदर छोटी छोटी समस्याएं बहुत सारी हो सकती है। स्टूडेंट के अंदर समस्या क्या हो सकती है कि क्लास टाइम में मोबाइल चलाना, क्लास टाइम में बंक करना, क्लास टाइम में पीछे टुमकी करके ओ भाई आज देख ले वेब सीरीज, ये सब करना, ये सब चीजें हो कोई मतलब नहीं है। आप 1 घंटे के क्लास में भी बैठ के यदि अपने आप को नहीं यहां पे दे पा रहे हो तो बड़ा दिक्कत है। फिर तो सीधे जाके मम्मी पापा से बोल दो ना कि क्यों पढ़ा रहे हैं आप हमको, हमारा पढ़ने का मन नहीं है। बोलो ना जाके उनसे सीधे बोलो कि मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहता हूं, मैं बिना पढ़े ही क्या बन जाऊंगा, अंबानी है। और ये जितने हैं सब, ये क्या नाम है, गूगल या आईफोन वाला, आईफोन का मालिक जो है। तो अपने पिताजी को जाकर समझाओ कि आपके पास मोबाइल है पापा, तो कहेंगे हाँ है, तो कहिए गूगल खोलिए, उसमें गूगल खुलवाना। देखो, जो नहीं पढ़ना चाह रहा है, जिसका किसी और फील्ड में मन है, मैं उसके लिए बता रहा हूं। अपने पिताजी को समझाओ जाके कैसे कि मोबाइल है, बिल्कुल होगा। उनसे बोलो गूगल खोलिए पापा,
गूगल खुलवाओ, उनसे के सर्च करिए टॉप 15 मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, सर्च करिए गूगल पे। अब आपके पिताजी सर्च करेंगे टॉप 15 मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अब उन 15 व्यक्ति के जो पहले से लेके नीचे तक 15 व्यक्ति आएंगे। अब पापा से अपने कहो कि इनमें से किसी भी 5 व्यक्ति की लाइफ जो है, लाइफ जर्नी उठा करके आप देख लीजिए कि इनके परसेंटेज कितने थे हाई स्कूल में, कितने पढ़े लिखे थे और कितना इंटरेस्टेड थे ये पढ़ाई में। और अगर आपको पापा इतना भी समय नहीं है तो आप इतना मुझे बताइए कि ये जो 15 ऊपर से आए इसमें कोई डॉक्टर क्यों नहीं है, कोई साइंटिस्ट क्यों नहीं है, कोई टीचर क्यों नहीं है, कोई सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं है, कोई आईएएस क्यों नहीं है, कोई ये क्यों नहीं है। ये टॉप 15 ऐसे क्यों हैं जो दुनिया को चला रहे हैं, और इनमें से जो जिसके लिए हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में मर रहे हैं, ये बनेंगे ये बनेंगे ये बनेंगे ये बनेंगे, उनमें से ऐसा कोई व्यक्ति क्यों नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपके ड्रीम बड़े हैं तो आपके एग्जाम्पल्स भी बड़े होने चाहिए। एक छोटे से घर में कच्चे मकान में रहने वाला व्यक्ति एक संगमरमर की मकान में रहने का सपना देख रहा है तो इनफ है। और ज़्यादातर 50 से 80% जनरेशन यही कर रही है कि नॉर्मल घर में जो प्रॉब्लम से ये होता है कि नौकरी पालेंगे तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसे सब कुछ ठीक है। और ये होना भी चाहिए। फर्स्ट जब आप अपने प्लेटफॉर्म को ग्रोथ करोगे तब तो आपके आने वाले जो भविष्य में और लोग रहेंगे वो उसको और ऊपर ले जा पाएंगे, उनकी सोच और बढ़ेगी, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक अचीवमेंट है। तो अब उनको अचीवमेंट बढ़ाने के लिए और थोड़ा ऊपर सोचना पड़ेगा ना। लेकिन अगर हमारे पिता ने हमको मिट्टी पे ना सुला करके हमको सीमेंट पे सुलाया, तो अब हमारा क्या काम है कि हम उसको संगमरमर में बदलें। और हमारे आने वाले भविष्य यानी हमारे बच्चे का काम क्या है कि उसको महल में बदले। तो एक तो अचीवमेंट हमको क्रिएट करना पड़ेगा ना अपने लाइफ में। तो अगर आप बड़े बड़े अचीवमेंट देख रहे हो तो आपके ड्रीम्स भी बड़े बड़े अगर हैं तो आपके एग्जाम्पल्स, आपके पर डे के जो नित्य जो कर्म है, जो क्रियाकलाप है, वो भी बड़े बड़े होने चाहिए। आपकी थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए। आपके क्विक डिसीजन लेने में फैसला, मतलब जितना जल्दी हो सके क्विक डिसीजन जितना ले सकते हैं आप उतना लीजिए, क्योंकि लाइफ में डिसीजन लेने के लिए समय कहाँ अपने पास। खैर चलो, ज़्यादा मोटिवेट कर दूंगा तो परेशान हो जाओ तुम लोग। आते हैं हम लोग पढ़ाई पे। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है कि जब आप क्लास में हैं तो अपना टाइम क्लास पे दीजिए, और जब नहीं पढ़ने का मन कर रहा हो तो फिर बैठ के दिन भर चलाइए मोबाइल। कौन मना किया आपको? अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि उड़ते पक्षी में होती है। ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज व गतिज दोनों, और अगला है ऊर्जा से संबंध ही नहीं है, ऊर्जा से संबंध ही नहीं है। सर जी बी। तो इसमें बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? सी। हाँ सर सी। बताइए। एक पक्षी है, ठीक है, कोई एक चिड़िया है, वो क्या कर रही है? उड़ रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है? उड़ रही है। अब कहने का मतलब ये है, पहली बात कि इसकी धरती से कुछ ऊंचाई भी है। पहली बात, जब भी उड़ेगी वो किसी न किसी ऊंचाई पे ही उड़ेगी ना। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर क्या है? मोशन भी है, वेग भी है। तो इसके अंदर जो ऊर्जा जनरेट होगी, अगर ये सिर्फ स्थिर होता यहाँ पे, उड़ता नहीं, किसी पेड़ पे बैठा होता, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? स्थिति ऊर्जा ना। लेकिन पहले तो ये ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई के कारण एक एनर्जी जनरेट हुई, कौन सी? स्थिति। और फिर ये मोशन में भी है तो कौन सी एनर्जी जनरेट हुई? गतिज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही इस प्राणी के अंदर होगा। सर मुझको तो बी वाले। ठीक है, बात समझ में आया सबको?
क्या जी? डी वाले में डाउट वो सही नहीं। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है, एक और प्रश्न इसमें देखते हैं हम लोग। न्यूटन मीटर का दूसरा नाम है। प्रश्न है न्यूटन मीटर का दूसरा नाम है। न्यूटन मीटर का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी है अर्ग, ऑप्शन नंबर सी है कूलम्ब और ऑप्शन नंबर डी है जूल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो न्यूटन मीटर का दूसरा संबंध है, ये आपको बताना है। डी। न्यूटन मीटर का दूसरा नाम है। चलो बताओ, न्यूटन मीटर का दूसरा नाम क्या है? ए जूल। जूल। न्यूटन मीटर का दूसरा नाम क्या है? डी। जूल। बताओ। सर फिर जब जूल होगा सर अर्ग भी हो सकता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है बेटा, प्रश्न के डिमांड को समझो। प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि न्यूटन मीटर का दूसरा नाम क्या है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि न्यूटन मीटर का दूसरा मात्रक क्या है। अब समझो जरा, या एमकेएस मात्रक क्या है, या सीजीएस मात्रक क्या है। अब जरा ध्यान देखो, पहले बात तो इसको समझो कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? W बराबर F इंटू डी, तो इसका न्यूटन तो इसका मीटर, तो ये मात्रक किसका निकल के आया। अब तुम जानते हो कि जूल, ये जो कार्य का एक और मात्रक होता है, दूसरा नाम क्या है? जूल। इसका और भी मात्रक होता है, अर्ग होता है उसमें, लेकिन ये किस में होता है? सीजीएस में। यहाँ तुमको दिया किस में है? न्यूटन मीटर है, और जब न्यूटन मीटर को कन्वर्ट करते हैं तो किस में बदलता है? जूल में बदलता है कि अर्ग में बदलता है? जूल में। तब फिर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल। एक जूल बराबर 10 एक और डी क्यू का ठीक है, लोग देंगे। इसका आंसर समझ में आया? ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल लगाते हैं इसका। अब इस सवाल लगा लिए हम लोग, क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं तो उसको फिर पूछिए, ठीक है, और अगर समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक प्रश्न मैं आप लोग को देता हूं, लगाइए आखिरी। 1 किलोग्राम लगाना है द्रव्यमान का एक पिंड, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, किया गया कार्य होगा। किया गया कार्य होगा, ये आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। किया गया कार्य होगा, तो बताइए किया गया कार्य कितना होगा? 10 जूल। 10 जूल। पहली बात तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जी का मान 9.8 लेना आपको, क्योंकि यहाँ पे जी का कोई मान दिया नहीं है, तो 9.8 लेके करेंगे ना। तो क्या आंसर है इसका? 9.8 जूल। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे कैसे लगाएंगे इसको, किया गया कार्य, तो W बराबर क्या होता है बेटा? कल भी हम लोगों ने एक ऐसा सवाल लगाया था ना, जिसमें किलोग्राम दिया था, हमको बल नहीं दिया था, तो हम बल को किस में तोड़ देंगे? M इंटू जी में। क्योंकि उठाया जा रहा है तो जी होगा, और जी क्यों उठाया गया पे तो आया है, ये मैंने कल आपको बताया था बहुत अच्छे से ना। ऑनलाइन वाले बच्चे जाकर दूसरे वाले वीडियो में देख सकते हैं कि जी का मान कैसे बदलता है। तो देखो यहाँ पे MGS, तो M का मान 1, जी का मान 9.8 और यस का मान 1 मीटर। तो आप गुणा करोगे तो ये कितना जाएगा बेटा? 9.8 जूल। कितना जाएगा? 9.8 जूल। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, बात समझ में आया? तो कार्य के अब कोई भी सवाल आएगा, कोई भी अगर डिफिनीशन आता है, कोई भी चीज़ आती है, तो आपको पढ़ा दिया गया है, समझा दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आया? अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ पूछना है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले वाले चैप्टर्स में हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक।